ओके, सो आज हम क्लास 9 का टैलेंट एक्स का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं और आज हम सबसे पहले फिजिक्स के डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला सवाल आपको दिख रहा है कि एक ब्लॉक दिख रहा है जिसमें 10 न्यूटन का फोर्स है, इधर 1 न्यूटन का फोर्स है और हमसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमें बहुत सिंपल सा सवाल है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मालूम होता है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जो हो गया वो तो 9 न्यूटन हो गया, मास हो गया 3 kg, तो एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। दूसरे सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्टार्स। तो ये एक स्टेटमेंट दे रखा है कि हमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है। स्टार्स एमिट लाइट एंड हीट ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से स्टार्स लाइट एमिट करते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है। स्टार्स आर प्राइमरी कंपोज ऑफ हीलियम नाइट्रोजन ओनली, और भी केसेस होती है तो फॉल्स है। स्टार्स आर अप्रॉक्सिमेटली सेम साइज एंड ब्राइटनेस, नहीं, अलग अलग साइज के ब्राइटनेस के होते हैं, फॉल्स है। स्टार्स आर लोकेटेड ओनली इन द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी, लेकिन स्टार्स तो कहीं पर भी लोकेटेड हो सकते हैं, ये भी फॉल्स है। ठीक है, आइए और अब अपन अगला सवाल लेते हैं। थर्ड सवाल लेते हैं, एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है वो वेरी करता है, जी डैश इक्वल टू जी 1 + h अपन आर का होल स्क्वायर, ऐसे वेरी करता है ना। अब हमसे पूछा है किस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/4 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा g/4, ये हो जाएगा g 1 + h अपन आर का होल स्क्वायर। ये g से g कट गया, 1 + h अपन आर इक्वल टू 2 आ गया, h अपन आर इक्वल टू 1 आ गया, h इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ आ गया। तो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1/4 हो जाएगा। हाइट पे जाते हैं तो, और जब डेप्थ पे जाते हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - d अपॉन आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हाइट का होता है, इसको अप्रॉक्सीमेशन में भी फॉर्म में भी लिखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फिनोमेना इज नॉट ट्रू। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा है जो फॉल्स पूछा गया है ना, फॉल्स पूछा गया है। सीस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय सीस्मोग्राफ, ये ट्रू है। ठीक है, रबिंग प्लास्टिक कॉम विद ड्राई हेयर मेक्स प्लास्टिक कॉम पॉजिटिवली चार्ज, नहीं, पॉजिटिवली चार्ज नहीं करते, नेगेटिवली चार्ज करते हैं, ये फॉल्स है। ठीक है, और देख लेते हैं, आफ्टर रबिंग टू बॉडी दे एक्वायर चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, बिल्कुल सही है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट इन वन पीस, ये भी सही है। तो फॉल्स सिर्फ सेकंड है। ठीक है, आइए और ऊपर देख लेते हैं ना, पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवें सवाल में क्या बोला गया है, इफ एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एज शोन, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये नॉर्मल है, तो ये 60 डिग्री है, और ये इसका ओरिजिनल पाथ था। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं अगर ये 60 है तो ये 60 है, तो ये 30 है, और हमें मालूम है कि ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, यानी कि 60 डिग्री पे ही नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होगी। अब हमसे पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया है। तो हमें दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा 180, ये 60, ये 60, तो ये भी 60 है ना। तो ये सिंपल सा सवाल था, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 60 डिग्री। आइए अगले सवालों पे चलते हैं अपन और जूम करने की कोशिश करते हैं। यस, ठीक है। 6 सवाल, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड एंड द बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 8 सेकंड, देन द हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या करा है, एक बॉल को ऊपर फेंका फुट ऑफ द टावर से। ठीक है, फुट ऑफ द, सॉरी ओके, यस, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा क्वेश्चन, दोबारा एक बार सेटल कर लेते हैं इसको। हाँ, दिख रहा है क्वेश्चन, है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, बढ़िया तरह से दिख रहा है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, फुट ऑफ द टावर से ऊपर फेंका आपने इसको। द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस, तो ये लेट्स से कि टॉप ऑफ द टावर है ना, ये टॉप ऑफ द टावर है, इसको 2 बार क्रॉस करती है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड्स। मतलब एक बार तो यहाँ पर क्रॉस किया ऊपर जाते वक्त, और एक बार जाके वक्त यहाँ क्रॉस किया, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 4 सेकंड्स का डिफरेंस है। एंड द बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 8 सेकंड्स। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे समझेंगे। हमें मालूम है बॉल रीचेज द बैक आफ्टर 8 सेकंड, यानी कि टोटल 4 सेकंड जाने में लगेंगे। अप टाइम क्या होगा इसका, 4 सेकंड, और डाउन टाइम भी क्या होगा इसका, 4 सेकंड। क्या समझ में आई बात, भाई टोटल 8 सेकंड लगते हैं ऊपर नीचे आने में, ऊपर जाने में 4 सेकंड, नीचे जाने में। अच्छा,
इस टॉप को क्रॉस करने में भी इसको 2 बार क्रॉस करने में 4 सेकंड लगते हैं, यानी कि 2 सेकंड यहाँ लगेंगे, 2 सेकंड यहाँ लगेंगे, यानी टोटल टाइम था 4, तो ये 2 ये भी 2। नीचे से ऊपर जाने में 4 सेकंड लग रहा था, टावर से ऊपर जाने में 2 सेकंड लग रहा था, तो नीचे से टावर तक जाने में भी 2 सेकंड लगेगा। अब तो बहुत आसान प्रॉब्लम होगी। अब हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर, देखिए आप हाइट ऑफ द टावर बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगा और 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v 0 है, u पता नहीं है, g 10 है और t 4 है, तो मैं निकाल सकता हूँ u इक्वल टू जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 40 मीटर पर सेकेंड पे तो इसको मैंने फेंका होगा, और 40 मीटर पर सेकेंड फेंका होगा। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर। हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2 मीटर बाद हाइट ऑफ द टावर क्रॉस कर लेगा, तो हमें मालूम है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे हम, है ना। तो u की वैल्यू कितनी है? 40, और t 2 सेकंड बाद टावर क्रॉस है, 40 इंटू 2 माइनस जी 5 इंटू 4, सो दिस इज 80 माइनस 20 विच इज 60। 80 माइनस 20 विच इज 60, तो 60 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तो पूरे को रब करना होगा, कोई सिंपल तरीका भी है कि एक साथ रब हो जाए? पूरे को है? हाँ बताइए। किस में? इसमें? हाँ बीच वाला ना, समझ गया मैं। अरे वाह, बच्चे बता लेते हैं टेक्निक सारी। 7 क्वेश्चन लेते हैं। A machine gun has a mass of 30 kg और it fire bullets 35 gram bullets at the rate of 400 bullets per minute, speed 400 मीटर पर सेकंड। What force must be applied to keep? तो देखिए F इक्वल टू होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, सीधी सी बात है। और डेल्टा P कितना हो जाएगा? MNV, है ना। N is the number of bullets, M is the mass of the bullet, V is the velocity of bullet। अच्छा 400 बुलेट पर मिनट है, तो N बाई T हमें दे रखा है, ठीक है। कन्वर्ट कर लेते हैं, 35 ग्राम यानी 35 अपॉन 1000, N हो गया बुलेट्स पर मिनट है, तो इसको मुझे सेकंड में चेंज करना होगा। 400 बाई 60, वेलोसिटी कितनी है? 400 मीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 96 न्यूटन। तो देख लीजिए इसके आसपास कौन सा आंसर आ रहा है। तो आई थिंक 97 नहीं 90, अच्छा हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेस देन 96 आएगा, और लेस देन 96 में एक ही ऑप्शन है 93.3 न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। और एक बार वापस वही टेक्निक यूज करते हैं जो अभी बताई थी मुझे। ये लो, वाह बहुत बढ़िया, फास्ट। पेन का सिलेक्शन दूसरा करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है पेन। आइए, मैच द कॉलम विद 1 एंड 2, ठीक है। तो देखिए क्या क्या काम करता है जुपिटर, ठीक है। आई थिंक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर मैं सिर्फ मेंशन कर दूंगा। जुपिटर 1 का क्यू, ठीक है, 1 क्यू के साथ मैच कर रहा है, एक गैसियस प्लैनेट है। और मरकरी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, थर्ड सीरियस स्टार है, फोबोस एक मून है। तो ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं उलझूंगा। अगला सवाल लेते हैं। ओके, इसको रब कर देते हैं वरना क्वेश्चन दिखेगा नहीं। ओके, लेट्स टेक ए क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर 2 सेकंड इट लूजेज वेलोसिटी बाई 40% ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी लूज हो गई है ना। तो हमें मालूम है v इक्वल टू क्या होता है? u माइनस जी टी, है ना। तो 2 सेकंड बाद इसकी 40% वेलोसिटी लूज हो गई, यानी जो बची है वो कितनी बची है? 0.6 u। शुरू में थी u, g 10 है, 2 सेकंड, ये आंसर आ गया 2 सेकंड, है ना। टाइम 2, तो अपने पहली इक्वेशन लगा दी। ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे अपन तो अपने को मिल जाएगा 0.4 u इक्वल टू 20, तो u इक्वल टू मिल गया 50 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय इट क्या होगा। मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय इट क्या होगा? हमें मालूम है मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ये, और मैक्सिमम हाइट होती है हमारे यू स्क्वायर बाई 2g, वो लगा दो। तो दिस इज 2500 अपॉन 20 विच इज 125 मीटर, तो 125 मीटर आ गया, है ना। इसके बाद इम्पल्स
हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ मोमेंटम, है ना। हमें मालूम है कि इम्पल्स और मोमेंटम सेम चीज़ होती है, तो इम्पल्स और मोमेंटम सेम चीज़ होती है, तो इम्पल्स की जो यूनिट होगी वही मोमेंटम होगा। इनफैक्ट इम्पल्स होता ही क्या है, इम्पल्स होता ही चेंज इन द मोमेंटम है, बिकॉज हमें मालूम है एफ इक्वल टू होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑन टाइम, और डेल्टा पी को यानी चेंज इन मोमेंटम को लिख सकता है एफ इंटू डेल्टा टी, और एफ इंटू डेल्टा टी एक तरह से इम्पल्स ही होता है, तो मोमेंटम और इम्पल्स सेम होते हैं, इसलिए इन दोनों की यूनिट भी सेम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी। क्यों होगी चेंज, ये भी समझ लेते हैं, वेलोसिटी क्यों चेंज होगी ये भी समझ लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एक सर्किल में घूम रहा है और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसी होगी, 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 यानी कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंजेस बट द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारा 11वें नंबर का सवाल हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके ओके ठीक है, ओके आई थिंक 12th नंबर का सवाल आपको दिख रहा होगा। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ चाहे तो कोई बात नहीं, है ना, आप दिख रहा होगा आराम से। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर इज 125 डिग्री। तो देखिए ये नॉर्मल खींचूंगा, अगर ये नॉर्मल हो गया तो 90 डिग्री हो गया, तो ये 35 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस साफ साफ दिख रहा है 35 डिग्री, कोई ज़रा दिमाग लेना, बहुत आसान सा सवाल है। टू बॉडीज आर बीइंग चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। देखिए अगर दो बॉडीज को कंडक्शन थ्रू चार्ज किया जा रहा है तो एक में क्या होगा, सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ मास तो होना ही है। क्यों होना है, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे में जाएंगे, तो एक में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मासेस तो होना ही है। इसके अलावा फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉडीज इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं कंडक्शन में चाहिए होता है तो गलत है। बोथ बॉडी प्रोसेस सेम नेचुरल चार्जेस, ये भी बिल्कुल सही है, तो बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट लेते हैं 14 नंबर का सवाल, और ये रब करना जरूरी है, ठीक है। ओके, द फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, बट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ओवर 10 सेकंड। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 60 से चला और वापस 40 पे चला गया, यानी जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने का हुआ, 20 का। टाइम कितना लगा, 10 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, है ना। एवरेज वेलोसिटी कौन कौन से ऑप्शन है, ये दो ही ऑप्शन है इनमें से, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट, आप तो एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी चला, तो 60 से 10 पे आया, यानी 50 तो यहाँ चला, फिर 10 से वापस 40 पे गया, 10 से वापस 40 पे गया, मैंने क्या करा, हाँ 60 से 10 पे आया तो 50 यहाँ चला, और 10 से 40 पे चला, 30 यहाँ चला, और 10 सेकंड में, तो 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो 2 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल अननेसेसरी में कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए दिया गया है आपको, इसमें कुछ भी नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और डिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। भाई जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो अगर आप इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाओगे तो आर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सब में आर से डिक्रीज हो रहा है, इस समय आर से बढ़ रहा है, इसमें भी आर से बढ़ रहा है, यही एक है जिसमें कांस्टेंट हो रहा है। तो ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, ओके। ओके ये तो थ्योरेटिकली सवाल है तो हम इसको ऐसे ही कर लेंगे। अच्छा फिर केमिस्ट्री के सवाल आगे तो हम इनको छोड़ भी सकते हैं, है ना, आज हमें सिर्फ फिजिक्स के लेने थे, आप केमिस्ट्री वाले जो सर होंगे वो आपको आगे करवा देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।